हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपनी स्थिति को सुधारने के बाद, अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद, यानी कि राजगद्दी को सुरक्षित करने के बाद अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया। ठीक है, तो अकबर के साम्राज्य विस्तार को हम लोग दो चरणों में देखेंगे। पहले साम्राज्य विस्तार, दो चरण क्या हो गया? एक हो गया उत्तर भारत की विजय और दूसरा क्या हो गया? दक्षिण भारत की विजय। तो सबसे पहले अकबर का काम क्या होगा? राजधानी के आसपास के राज्यों को जीतना, प्रांतों को जीतना। तो सबसे पहले उत्तर भारत की विजय से शुरुआत होगा और जब उत्तर भारत संतुलित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा, तो उसके बाद दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की सबसे पहले मालवा विजय से। मालवा विजय 1561 ईस्वी 1561 ईस्वी में मालवा के शासक थे राजा बाज बहादुर। राजा बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती। कहते हैं कि दोनों की प्रेम कहानियाँ इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है, उस समय तो और ही ज़्यादा थी। तो और ये दोनों जो थे साम्राज्य का जो इन लोग का विस्तार के लिए लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इन लोग का जो लगाव था संगीत से ज़्यादा लगाव था। बाज बहादुर और रूपमती का संगीत से ज़्यादा लगाव था, इसीलिए कहा जाता है कि बाज बहादुर के समय में मांडू संगीत का क्या था? केंद्र था, सेंटर पॉइंट था। इसीलिए कहते हैं इन लोगों ने अपनी सेना पर ध्यान नहीं दिया, तो अकबर को यहाँ पर आक्रमण करने में, अधिकार करने में दिक्कत नहीं हुई। कहते हैं अकबर ने अधम खां को वहाँ का सेनापति बनाकर भेजा। यानी कि मालवा पर जो अभियान हुआ उस सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अधम खां ने। ये अधम खां कौन था? तो महाअनगा का पुत्र। तो उसको अकबर ने कहाँ भेजा? मालवा विजय के अभियान के लिए भेजा। कहते हैं अधम खां ने राजा बाज बहादुर को पराजित कर दिया। राजा बाज बहादुर वहाँ से भाग निकले, लेकिन रूपमती यहाँ पर आत्महत्या कर ली। ठीक है, और लेकिन बाद में अधम खां के गैर प्रशासनिक रवैये के कारण फिर से मालवा में विद्रोह हो गया और विद्रोह के कारण फिर से बाज बहादुर ने क्या किया? उस पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अकबर ने फिर एक अभियान भेजा जिसमें बाज बहादुर की फिर से मृत्यु पराजित हो गए बाज बहादुर, और ये अकबर की शरण में गए, जहां पर अकबर ने उसे 2000 का मनसब दिया। देखा ना, आप यह देख सकते हैं कि अकबर ने बाज बहादुर को कितना का मनसब दिया? 2000 का मनसब दिया। इस प्रकार मालवा मुगल साम्राज्य में मिल गया। कहते हैं बाज बहादुर और रूपमती की समाधि है उज्जैन में। बाज बहादुर की अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद हमें रूपमती के पास ही समाधि बनाया जाए, तो अकबर ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी की और उज्जैन में रूपमती के पास ही समाधि बनाने का काम किया गया। अब अगला विजय है अकबर का गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय ये कब क्या अभियान किया गया? 1564 ईस्वी में। वहां के शासका महावा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती थी। भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती अपने पराक्रम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण के पक्ष में या उसकी संरक्षिका बनकर गोंडवाना की शासन व्यवस्था को चला रही थी। अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में वहाँ सैनिक अभियान भेजा। ये आसफ खां इलाहाबाद का मुगल सूबेदार था।
कहते हैं आसफ खान ने वहाँ पर खूब लूटमार मचाई, एक भयंकर युद्ध हुआ दुर्गावती के साथ। कहते हैं उस युद्ध में दुर्गावती और वीर नारायण दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। ये दुर्गावती अपने पराक्रम के लिए भारतीय इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि कहते हैं जब भी इनको सूचना मिल जाती थी कि कोई बाघ घूमता हुआ देखा गया है, तो जब तक उस बाघ को नहीं मारती थी तब तक यह अंजन ग्रहण नहीं करती थी। तो यह थी दुर्गावती की वीरता। तो इस प्रकार देख रहे हैं गोंडवाना मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब आगे आमेर यानी जयपुर का विलय 1562 ईस्वी। इस पर कोई सैनिक अभियान नहीं किया गया। आमेर के विजय में कोई सैनिक अभियान नहीं किया गया। यहाँ के जो शासक थे बिहारी मल या भारमल, दोनों नाम आते हैं, बिहारी मल या भारमल। कहते हैं भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। देख रहे हैं ना यहाँ पे। और यही नहीं भारमल ने, आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी अकबर से कर दी। अकबर जोधाबाई की शादी हो जाएगी। और यह शादी भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना होगी, क्योंकि इसके बाद अकबर का जो हिंदुओं के प्रति लगाव होगा, झुकाव होगा, यह काफ़ी अधिक हो जाएगा। और ये जोधाबाई ही मुगल वंश को उत्तराधिकारी देने का काम करेगी, जो भारतीय इतिहास में जहांगीर के नाम से फेमस हो जाएंगे। यानी कि मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी जोधाबाई देने का काम करेगी। यह मुख्य रानी भी होगी अकबर की। ठीक है। कहते हैं अकबर ने यहाँ पर अब राजपूतों के साथ बहुत ही बेहतरीन व्यवहार किया। जैसे कि भारमल के पुत्र भले ही दत्तक पुत्र हो, लेकिन यह पुत्र था, यानी कि आमेर का अगला उत्तराधिकारी, उसने भगवान दास को 5000 तक का मनसब प्रदान किया, 5000 तक का मनसब प्रदान किया। और भगवान दास के पुत्र मान सिंह को 7000 का मनसब तक प्रदान किया। यह जो मनसब था 7000 का, यह मुगल राजकुमारों को ही ज़्यादातर दिए जाते थे। तो मान सिंह का इतना बड़ा कद था मुगल साम्राज्य में, और जब भी कहीं दिक्कत महसूस होती थी अकबर को, तो वहाँ का किसी प्रांत का सूबेदार बनाना तो मान सिंह को ही बनाया जाता था। जैसे बिहार का सूबेदार हो, चाहे काबुल का सूबेदार हो। ठीक है। तो ये रहा आमेर, जयपुर का विलय हो गया। और कहते हैं जब आमेर ने अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो इसके रास्ते पर और भी राजपूत शासक चले, और बहुत सारे राजपूत राज्यों का विलय हो गया मुगल साम्राज्य में। कहते हैं अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार भी किया। अगला है मेड़ता विजय 1562 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक था जयमल, यह मेवाड़ के शासक उदय सिंह का क्या था, सामंत था। एक छोटे से युद्ध में इसकी पराजय हो जाती है और मिर्जा का विजय हो जाता है, और मिर्जा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अगला और भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान 1567 ईस्वी। 1567 ईस्वी मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। सिसोदिया वंश का शासन था। यही सिसोदिया वंश जहाँ का राणा संगा भी हुआ करते थे। ठीक है। तो हम लोगों ने जब बाबर को पढ़ा था तो राणा संगा को पढ़ा था, इब्राहिम लोदी को पढ़ा था तो राणा संगा को पढ़ा था, और फिर से हम लोग को सिसोदिया वंश पढ़ना पड़ रहा है। वहाँ के शासक थे राणा उदय सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा उदय सिंह। कहते हैं अकबर ने यहाँ एक बृहद सेना भेजा मेवाड़ को जीतने के लिए। कहते हैं राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले की रक्षा का जो भार था, दायित्व था, वह अपने 2 वीर सैनिक जयमल और फतेह सिंह को हवाले कर दिया, और खुद किला छोड़कर दूसरी जगह चले गए।
कहते हैं अकबर की सेना का इन लोगों ने वीरता के साथ सामना किया, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं मेवाड़ पर अधिकार तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चित्तौड़ के किले पर अधिकार हो गया अकबर का। और अधिकार के बाद अकबर ने कहते हैं लगभग 30,000 राजपूतों को कत्ल करवाया। अकबर ने अपने पूरे इतिहास में, अपने पूरे जीवन काल में एकमात्र ऐसा, यह कह सकते हैं अकबर के ऊपर कलंक है, जो उन्होंने मेवाड़ विजय के पश्चात 30,000 राजपूतों का कत्ल करवाया। यह पहली और एकमात्र और अंतिम घटना है अकबर के द्वारा। बाकी इसके बाद अकबर ऐसा काम कभी नहीं करेगा। कहते हैं 1568 ईस्वी में मुगलों का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया और जयमल और फतेह सिंह की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा किले के मेन दरवाजे पर दोनों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित करवाई। ठीक है। कहते हैं ये मेवाड़ अभियान एक बार फिर होगा 1576 ईस्वी में। यह मेवाड़ अभियान एक बार फिर होगा 1576 ईस्वी में, जो भारतीय इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होगा। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस समय वहां का शासक रहेगा राणा उदय सिंह का पुत्र राणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप। ठीक है। यह जो महाराणा प्रताप थे, यह एक ऐसे राजपूत थे जिन्होंने कभी भी जीते दी मुगलों का अधिकार स्वीकार नहीं किया, मुगलों का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया। यह स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते थे। यही कारण है कि भले ही भूख प्यास से मर गए, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में अरावली के पहाड़ी के पास हुआ, हल्दी घाटी के मैदान में। कहते हैं यह जो युद्ध है एक और भी घटना के लिए काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वह एक मुस्लिम था, हकीम खां सूर। महाराणा प्रताप एक हिंदू शासक थे, राजपूत शासक थे, लेकिन उनका सेनापति कौन था? हकीम खां सूर, मुस्लिम। और अकबर मुस्लिम शासक थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने सेना का नेतृत्व किसे भेजा था? दिया था मान सिंह को। देख रहे हैं एक बेहतरीन यहाँ पर सामंजस्य बिठाया जा रहा है। मुगल शासक का सेनापति हिंदू सेनापति का शासक मुस्लिम। कहते हैं दोनों में भयंकर युद्ध होता है और दोनों सेनाएं आपस में लड़कर थक जाती है। तभी अचानक खबर आता है कि सम्राट अकबर आ रहे हैं। तो मुगलों की सेना में अचानक से जान आ जाती है और जिसके कारण राणा प्रताप की सेना को भागना पड़ जाता है। कहते हैं राणा प्रताप अपने घोड़ा चेतक पर बैठकर पहाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और उनके जगह पर झाला के नायक युद्ध करने लगते हैं, जिसमें झाला के नायक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कहते हैं इस पूरे युद्ध घटना का आंखों देखा हाल बदायूं ने लिखा है, उस समय के महत्वपूर्ण इतिहासकार। ठीक है। ये आप लोग नोट करेंगे बदायूं के बारे में, हकीम खां सूर के बारे में और राजा मान सिंह के बारे में। अगला विजय है रणथंभौर विजय। कब होगा? 1569 ईस्वी में। यहाँ के शासक होंगे सुरजन हारा। ठीक है। अगला विजय उसके बाद कालिंजर का अभियान होगा 1569 ईस्वी में। यहाँ के शासक होंगे रामचंद्र। यहाँ पर छिटफुट घटनाएं होती है। देख रहे हैं यहाँ पर आमेर से प्रभावित होकर कुछ राजा यहाँ देख रहे हैं। राजपूत शासक मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि लोग कम एक तरह से ठीक ही रहता है, क्योंकि अकबर के सेना के सामने टिक नहीं पाते। इससे अच्छा है कि उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। और अकबर भी इन लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। देख रहे हैं ना, इससे पहले जजिया करके मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर से मुक्ति, दास प्रथा कांत, इस सारे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव था इसको दूर करके अकबर ने राजपूतों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा पास कर लिया। कहते हैं ये अकबर की जो नीति थी, यह नीति उनके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान
दिया, क्योंकि अब इनके युद्ध में, इनके साम्राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध होगा इसमें राजपूत लोग ही बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जो आपको प्रसिद्ध देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें इनके तरफ से राजपूत ही लड़ रहा है, एक राजपूत दूसरे राजपूत से लड़ रहा है, देख रहे हैं ना। अगला महत्वपूर्ण विजय होगा गुजरात का विजय 1572 से 73। वहां के जो शासक थे पहले बहादुर शाह, उनकी मृत्यु के बाद गुजरात में क्या हो जाता है, अव्यवस्था का माहौल हो जाता है। और उस समय वहां का शासक होता है 72-73 में मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां तृतीय कहते हैं गुजरात जो था वो व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था, या इसलिए वहां पर अधिकार करना मुगल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बेहतर था। इसलिए अकबर स्वयं नेतृत्व करेंगे गुजरात विजय के लिए, अकबर स्वयं नेतृत्व करेंगे, ठीक है। कहते हैं यहां पर विजय भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद वहां मुजफ्फर खां तृतीय के जो पुत्र होते हैं मोहम्मद हुसैन मिर्जा का विद्रोह हो जाता है। कहते हैं अकबर उस समय आगरा वापस लौट ही रहा होता है कि अचानक खबर मिलती है कि गुजरात में फिर से विद्रोह हो गया है। तो अकबर कहते हैं जो काम 7-6 सप्ताह में होने वाला था वो मात्र 11 दिन में फिर आगरा से गुजरात आए। जो भारतीय अकबर का द्रुतगामी अभियान, यानी कि आगरा पहुंचने वाले ही होते हैं कि खबर मिलता है कि गुजरात में फिर विद्रोह हो गया है। गुजरात की को फिर से मिलाने के लिए मुगल साम्राज्य में अकबर ने क्या किया, द्रुतगामी अभियान किया। जो अभियान आपको आगरा से दिल्ली, आगरा से गुजरात जो रास्ता आपको 42 दिन में तय किया जाता था वो मात्र 11 दिन में तय किया अकबर ने। इसीलिए अकबर के इस अभियान को इतिहासकार V.A. स्मिथ, विसेंट अय्यर स्मिथ ने सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। कहते हैं गुजरात अभियान के जीतने के बाद ही गुजरात में ही अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और यहीं पर उसने पहली बार समुद्र देखा था। और कहते हैं उसने पुर्तगालियों के नाव पर जाकर कुछ समुद्र में यात्रा भी किए थे। और सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि अब इस समय पुर्तगालियों का जो विचार था भारत पर साम्राज्य को स्थापित करना, लेकिन जब गुजरात पर अकबर का शासन स्थापित हो गया तो पुर्तगालियों का क्या हो गया, यहाँ पर इनकी इच्छा यहीं पर समाप्त हो जाएगी भारत में साम्राज्य बनाने का। अकबर ने गुजरात विजय के खुशी के अवसर पर ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा, ठीक है। अगला अभियान है बिहार एवं बंगाल का अभियान 1574-76 ईस्वी में। 2 वर्षों का अभियान होगा। उस समय बिहार और बंगाल के शासक होंगे दाऊद, और अकबर मुगल सेनापति मुनीम खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजेंगे बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए। कहते हैं 1576 ईस्वी में बिहार और बंगाल पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन आ गया। देख रहे हैं ना, बीपीएससी में या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम में यह सवाल आपको बनते हैं कि अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो 1576 ईस्वी में। अगला अभियान है काबुल का अभियान। कब? 1581 ईस्वी में। मिर्जा हकीम, यह अकबर का सौतेला भाई था। कौन था? अकबर का सौतेला भाई। इसका भी लक्ष्य था आगरा की गद्दी को प्राप्त करना, इसीलिए वो पंजाब पर आक्रमण करता है। लेकिन अकबर वो खबर सुनता है कि अकबर काबुल की तरफ आ रहा है तो वह फिर से काबुल के भाग जाता है और पंजाब पर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन अकबर यहाँ पर क्या करता है, उसकी बहन, अकबर ने मिर्जा हकीम की बहन को ही काबुल का सूबेदार बना देता है। मिर्जा हकीम की बहन का नाम होता है बख्तू निसा बेगम। बख्तू निसा बेगम को काबुल का क्या बनाया जाता है? सूबेदार बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अकबर ने
आगे चल करके काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लेगा, काबुल में मुगल साम्राज्य को मिला लिया तथा देख रहे हैं ना, राजा मानसिंह को वहाँ का सूबेदार बनाया जाएगा। हमने पहले ही बात किया है, जहाँ भी अकबर को कठिनाई महसूस होगा किसी प्रांत का सूबेदार के रूप में, तो वहाँ मानसिंह ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहे अकबर के कुछ सैन्य अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए। अभी भी बहुत सारे सैन्य अभियान बाकी है जो हम लोग इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।